हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और सुपर टेट या कह लें यूपी टेट, सी टेट, सब में ये बाल विकास पूछा जाता है, तो उन सभी के लिहाज से काफ़ी बेनिफिशियरी है। तो पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लेंगे। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, वे बालक कैसे बालक कहलाते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है और कक्षा 3 के किसी भी अभ्यास कार्य को करने में वह असक्षम है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो बालक मानसिक रूप से मंद बालक है। मानसिक रूप से मंद बालक की श्रेणी में ऐसा बालक आएगा। ये एक प्रसिद्ध जो है शिक्षा शास्त्री है, उनका ये कथन है, उसी को यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कोई विशेष आवश्यकता का बच्चा है तो उसके लिए क्या कुछ बिहेवियर यहाँ पर होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फटाफट बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सी ऑप्शन जो है सबसे अप्रोप्रिएट है कि बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा की जाए। सबसे पहले तो बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में हमको नॉलेज लेना चाहिए कि किस पृष्ठभूमि का बालक है, उसकी क्या कुछ सोशल नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उसकी जो सहयोगी कार्य योजना है वो बनाई जाए और उसी आधार पर उसके साथ बिहेवियर हो और उसकी जो शिक्षण कार्य योजना है उसी हिसाब से बनाई जाए, अभिभावक से ही चर्चा की जाए और इस प्रकार से कार्य किया जाए। तो स्पेशल नीड वाला चाइल्ड भी हमारा एक जो है जनरल चाइल्ड, सामान्य बच्चा हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। तो ये एक नेसेसरी टूल क्यों है शैक्षिक भ्रमण, जो एजुकेशनल टूल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य है वो विशेष परिस्थितियों का अनुभव प्रदान करना है। जो स्पेशल आपकी सिचुएशंस होती हैं उन सभी का आपको एक्सपीरियंस होल्ड कराता है शैक्षिक भ्रमण। और शैक्षिक भ्रमण से जो ज्ञान होता है वो काफ़ी स्थायी होता है, क्योंकि उसकी जो चीज़ें होती हैं वो मानस पटल पर काफ़ी दिनों तक विद्यमान रहती हैं। तो भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। भ्रमण के स्थान से यहाँ पर होना चाहिए, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, इसी वजह से अधिगम के लिए आवश्यक साधन माना गया है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में देखा जाए तो ये प्रश्न बन ही जाता है। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंट क्वोशंट निकालने को कहेगा। तो जो बुद्धिलब्धि का फार्मूला है वो मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु अपान क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको वास्तविक आयु कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या उसकी जो वास्तविक आयु है उससे आप डिवाइड कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो वास्तविक आयु यहाँ पर 8 दे रखी है और मानसिक आयु 12 है। तो 12 बटे 8 गुणे 100 कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 25 100 हो गया और 2 छंग 12 और 25 छक्का 150। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको कंठस्थ कर लें और एक क्वेश्चन तो हमेशा से बन ही जाएगा। जो डिजिट हैं वो चेंज कर ली जाएंगी, डिजिट चेंज होंगी। मेंटल एज कभी देगा, क्रोनोलॉजिकल पूछेगा, आईक्यू दे देगा, आईक्यू कभी पूछेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। और वह उपयुक्त शिक्षण जो टेक्निक है वो क्या है, शिक्षण नीति क्या है, खेल और मनोरंजन नीति। देखिए, जब बच्चों में निरस्ता आने लगे तो ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वो कोई खेल विधि या मनोरंजन नीति का प्रयोग करे, क्योंकि बच्चे खेल विधि से काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं और अगर इंटरटेनिंग ढंग से उनको पढ़ाया जाए तो काफ़ी बढ़िया बेहतर तरीके। प्रश्नोत्तरी तो और निरस्ता पैदा करेगी, प्रदर्शन टेक्निक भी उतनी अच्छी नहीं है। प्रदर्शन टेक्निक में क्या होगा कि आप कुछ चीज़ प्रदर्शित करोगे, लेकिन क्या होगा कि उसके लिहाज से बच्चे जो है इनएक्टिव रहेंगे,
बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ वार्तालाप जो नीति है छोटे बच्चों में नहीं, प्राथमिक कक्षाओं को यहाँ कोट किया है पहले ही, तो ये प्राथमिक कक्षाओं ने उच्च शिक्षाओं के लिए वार्तालाप नीति अपनाई जा सकती है, लेकिन जो खेल और मनोरंजन नीति है उसमें बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो निरस्ता है दूर होगी और फिर जो सामान्य स्थिति में आ जाए तो उनको एज इट इज आप लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए तत्कालीन और जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान को इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च ये एक टॉपिक है, डीएलएड वगैरह में आपने पढ़ा होगा, बीएड के भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? आपकी भूमिका एक शोधकर्ता के रूप में है तो आप कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में शामिल नहीं करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या इस प्रस्ताव को आप शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान की परिकल्पनाएं, अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है। अनुसंधान के प्रस्ताव में मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है? जो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं तो इसमें अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, अस्थिर होते हैं और इस अस्थिरता का जो प्रमुख कारण है बालकों का अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संवेगात्मक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे हैं उनकी मुख्य समस्या है उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। वो बहुत ज़्यादा जो देखिए संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होंगे, ठीक है, इमोशनली कनेक्टेड होंगे, उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होगा, बहुत ज़्यादा प्रक्रियाएं देंगे, किसी भी चीज़ में अपनी जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं। यही इनकी विशेषता है कि वो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं। अगला है निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाते हैं आपको। देखिए ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अगर देखा जाए तो ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत शिक्षा के 3 उद्देश्यों का निर्धारण है। पहला है संज्ञानात्मक शिक्षा, ठीक है, दूसरा है आपका मनोप्रेरणात्मक शिक्षा, कौन सा? मनोप्रेरणा, ठीक है, और तीसरा है भावात्मक शिक्षा। तो कौन छूट रही है इसमें? भावात्मक। मनोप्रेरणा आ गई, संज्ञानात्मक आ गया, तो भावात्मक यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये, ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो इसमें सही होगा परंपरागत चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन और विकेंद्रिक चिंतन, ये सभी आ जाएंगे। कौन से चिंतन में कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो सभी संबंधित हो जाएंगे। देखिए चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन ये सभी आते हैं, और किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए चिंतन अनुसंधान के तीनों चिंतन स्तर से गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है तर्क हो गई, जिज्ञासा हो गई, निरीक्षण शक्ति का विकास कब होने लगता है? तो जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। वो आर्गुमेंट करेगा, इंस्पेक्शंस करेगा, और औपचारिक जो संक्रियात्मक की अवस्था है वो 11 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसने कहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलर का ये स्टेटमेंट है। देखिए व्यक्ति विभिन्नता
जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके संबंध में मनोवैज्ञानिक टायलर का स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल से क्या होता है, अलग होता है, उसमें अंतर होते हैं। चूंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग अपनी कैपेबिलिटीज हैं, उनके डिफरेंसेस अलग हैं, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता। और ये एक सार्वभौमिक घटना है, यूनिवर्सल इसको इवेंट कह सकते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जहां पे यूनिवर्सल आएगा वो टायलर का है, समझ लीजिएगा। अगला है सीखने की खेल विधि उपयोगी है। सीखने की अगर खेल विधि है तो ये बाल्यावस्था के लिए ही उपयोगी है। देखिए, बाल्यावस्था की जो स्टेज होती है 6 से 12 साल के मध्य होती है, और बालक के सीखने के लिए खेल विधि इसी में उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की अधिकता होगी, मन में अस्थिरता होगी और समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उसमें अधिगम कार्य बहुत ही मंद होता है, और खेल विधि के द्वारा जो अधिगम की प्रक्रिया है वो तेज हो सकती है। परिपक्व अवस्था की मैच्योरेशन स्टेज आ गई, पूर्व बाल्यावस्था है, युवा अवस्था, इन सब में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बाल्यावस्था में करेंगे। कौन सी स्टेज है? 6 to 12 ईयर की स्टेज। अगला है कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा साक्षात्कार, मत सूची, प्रश्नावली, ये सभी आ जाएगा मूल्यांकन की प्रविधि में। देखिए, मूल्यांकन वह प्रणाली होती है जिसके तहत असेसमेंट क्या है, बालक के सभी आयामों का, हर एक आयाम का परीक्षण होगा। और मूल्यांकन करने में कई प्रकार की विधियों का प्रयोग होता है, जैसे साक्षात्कार ले, उसका इंटरव्यू ले ले, और प्रश्नावली तैयार कर ले, एक प्रकार से क्वेश्चंस का ग्रुप बना ले, और मत सूची, इन सभी का, और खेल विधि, ये सभी प्रयोग में आ जाती हैं। दोस्तों, एक शिक्षक गद्द और सब्जियां, फलों के चित्र का उपयोग करके अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन। देखिए, चित्र माध्यम से अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को उनकी जानकारी देना और बच्चों में उस ज्ञान का स्थानांतरण करना सीखने की क्रिया को प्रस्तुत अनुकूलन की संज्ञा में आता है, जिसमें बालक प्रस्तुत चित्र के साथ स्वयं को सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो सीखने का जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन है उसके आधार पर चित्र माध्यम से शिक्षा देना आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में जो संवेदी गामक अवस्था है वो समायोजित करती है। इसका सही जवाब देखें तो ये हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शैशवावस्था कब होती है? तो 5 वर्ष तक की जो स्टेज है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। 0 से 6 साल शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो फटाफट बताएंगे। तो इसमें देखिए, अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार और भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में असक्षम होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। जबकि शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता, ये सही है। अगला है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का जो मूल्यांकन है उसको करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि। देखिए, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आशा 14 वर्ष की आयु में वे सब कार्य कर लेती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण क्या है? तो आशा की मानसिक अक्षमता है। देखिए, मानसिक अक्षमता के कारण बालक बालिका अपने आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के समान अधिगम कार्य जो है वो नहीं कर पाते हैं, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। यहाँ तक कि अपने आयु वर्ग के नीचे अवस्था के कार्य करने में भी वो असक्षम होते हैं। ठीक है, अक्षम होते हैं, उसमें ये क्षमता नहीं होती है। 14 साल में वो सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 साल के बच्चे करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या है, एक कह ले उसकी अक्षमता है, मेंटली वो सिक है, तभी तो 14 साल में पहुंच करके वो 6-7 साल के बच्चे वाला कार्य करती है। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है।
इसका सही जवाब देखा जाए तो ये है दुर्बल बालकों का अध्ययन। जो व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है वो दुर्बल और कमजोर बालकों में अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग है। और इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक बालक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या जानने का प्रयास करेगा और उसकी समस्या को हल करेगा। इसी वजह से इसको जो है व्यक्तिगत निदान विधि कहते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली दुर्बल बालकों का अध्ययन करती है। सीखने का स्थानांतरण क्या है, सीखी हुई वस्तु का अन्य स्थिति में प्रयोग करना, परिस्थिति में प्रयोग करना, यही जो है अधिगम स्थानांतरण है। देखिए, अगर देखा जाए तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान वस्तु का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण है। जैसे जो साइकिल चलाने की कला है उसका प्रयोग आप स्कूटर चलाने में करने लगें तो ये सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में मापन की सर्वोत्तम मापनी क्या है। तो इसका सही जवाब होगा अंतराल मापनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और देखा जाए तो यहाँ पर अंतराल मापनी के द्वारा वैयक्तिक विभिन्नताओं का परीक्षण सर्वोत्तम तरीके से त्रुटि रहित रूप में किया जाता है। अंतराल मापनी को आप याद कर लें। अगला है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वो क्या है। तो इसमें दोस्तों मूल्यांकन और आकलन दोनों है। ठीक है, तो मूल्यांकन व आकलन वह प्रणाली है जिसके द्वारा विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया चलती है और इसी के परिणाम स्वरूप सीखने के वातावरण में बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अध्ययन की दृष्टि से जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं हैं उनका महत्व क्या है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना और समरूप समूहों का वर्गीकरण, ये सभी आ जाएगा। अगला है, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है, किसमें अंतर करता है। तो इसके द्वारा बालकों को उनकी क्षमता और बुद्धिलब्धि के आधार पर अलग किया जाता है। तो 26वें में सामान्य विद्यार्थियों, कमजोर, प्रतिभाशाली, सभी में आप ये अंतर कर सकते हैं। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा, हीनता की भावना उत्पन्न होगी। जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त बालक है उसमें हीनता की भावना आएगी। अगला है, बालकों में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब होगा प्रेरणा, मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रेरणा। ठीक है, देखा जाए तो बालक की क्रियाओं को नियमित करने और उनमें रुचि उत्पन्न करने का सबसे जो प्रभावी कारक है वो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। और मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। जब थियरी पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाई को जानना, ये सभी मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है। तो व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी, ये सारे स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हुआ है लेकिन हमने 30 क्वेश्चन को काफ़ी इलोबोरेटिव ढंग से देखा हुआ है, व्याख्यात्मक तरीके से हल किया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें और इसी प्रकार से हमें मोटिवेट करें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।